नमस्कार जोहार। अभी इस पल अभी बहुत ही जंगल के किनारे बसे गांव, यहाँ पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और इस दौरान अभी बहन कल ही को छुट्टी में आई है, तो अभी लगा कि इस गांव से जब गुजर रहे थे तो याद आया कि छुट्टी में आई है तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में इसके पहले इनके बारे में नहीं बताइए। एक ऐसा जगह जहाँ पर पढ़ाई का कोई नाम निशाना उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी ऐसे जगह से आज रांची रिंच तक का सफ़र करना उतना आसान नहीं है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद उस जगह तक पहुंची है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इस बहन से। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनीषा मार्डी है। रिम्स के बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पापा, मैं, मेरा भाई और मेरी नानी है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय है और हमारे घर के ही ये में उन्होंने दुकान खोला है, गैरेज, जहाँ पर वो छोटे मोटे गाड़ी बनाया करते हैं। अच्छा, और घर में मतलब पिताजी का जो गैरेज का जो बिजनेस है, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हम लोग हमारे ज़मीन में खेती करते हैं, सीजनली खेती करते। तो चलिए, मैंने एक किसान घर की बेटी है जो इसके पिताजी एक साधारण सा पैसे में एक मैंने मैकेनिकल के काम करती है। और अब आपका स्कूली एजुकेशन कैसे रहा? कौन सा बोर्ड से आपने स्कूल का पास आउट किया? मेरा स्कूल का बोर्ड जैक बोर्ड था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और मैं एक छोटे से सरकारी स्कूल से ही मैंने बोर्ड दिया था। क्या परसेंटेज रहा आपका बोर्ड एग्जाम में? मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 87% थे। अच्छा, तो कई लोग सोचते हैं कि बच्चे लोग सवाल करता है कि मेरा परसेंटेज काफ़ी कम है। आपने इंटर का पढ़ाई किस में, कौन से स्ट्रीम लेकर के आपने पढ़ाई की? मैंने इंटर का पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसमें कंप्यूटर भी था, इंग्लिश भी था। ये सब मेरे सब्जेक्ट थे। इस दिमाग में सोच कैसे है कि आपको नर्सिंग ही करना है? सोच कैसे है? नर्सिंग करने का सोचा नहीं था। सोचा तो था कि बायोलॉजी लिया है तो नीट की प्रिपरेशन करके, नीट एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं, या फिर कुछ कारण क्या, मतलब मैं पास ही नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैंने उसके बाद नर्सिंग चुना एज अ ऑप्शन। चलो, तो ये आपने झारखंड का माइंड का फॉर्म भरा और उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो गया। क्या रैंक आया था आपका में? रैंक तो फिलहाल याद नहीं है मेरा। चलिए ठीक है। तो ये आज क्या होता है कि खासकर जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं, उनका सोच उतना नहीं हो पाता कि हम एक अच्छे संस्थान से पढ़ें और मतलब कुछ अच्छा करें। आपका सोच कैसे आ गया? इतना आप सुदूर इलाके में रहते हैं, आपका सोच कैसे आ गया कि हमको थोड़ा सा गांव से बाहर हट करके कुछ अच्छा पढ़ाई करने का सोच कैसे आ गया? बाकी आपकी जो उम्र के लड़की लोग हैं, कोई मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, कम उम्र में, आप ही की उम्र में लोग शादी भी कर रहे हैं। कई लोग सब कुछ छोड़ करके अपने सिर्फ घर में ही, ठीक है, कुछ लोग मतलब अपना परिवार में अपना पेरेंट्स को साथ दे रहे हैं किसी भी काम में, चाहे खेती का हो या बैल बकरी चलाना, इस तरह का। जो आपका अलग सोच कैसे आ गया? क्या, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला, या क्या देख करके आपने सोचा कि हमको कुछ गाँव से थोड़ा आगे बढ़ करके कुछ करना है? इसका मोटिवेशन पेरेंट्स से ही आया। पापा मम्मी दोनों बोलते थे कि कुछ करना है, अब पढ़ाई के अलावा क्या करूँगी मैं, तो सोचा कि पढ़ाई ही एक ज़रिया है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपने आप को और अपने समाज वालों को शिक्षित कर सकती हूँ। तो इसीलिए पढ़ाई मतलब ज़रूरी था, और वैसे दिखता भी नहीं था कि पढ़ाई के अलावा क्या करेंगे। बचपन से 10th तक पढ़ा, 10th के बाद 12th के बाद कुछ तो करना था, तो एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम पास की, तो फिर चले गए। चलिए, बहुत अच्छा। हर पेरेंट्स को ऐसे सोचना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि बच्चा का समय जो अभी है ये पढ़ाई का समय है, और समय में ही हर चीज़ होता है। समय से जो भी पढ़ने का अगर समय है तो उस उम्र में पढ़ाई होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। तो हर पेरेंट्स को ऐसे सोचना चाहिए कि अपने बच्चों का जो अभी समय है
उस समय पर पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और काम पर। तो आपने बीएससी नर्सिंग कर रहा है अभी, इसके बाद आगे आपने क्या सोचा है? अभी कौन सा सेमेस्टर में आपने? अभी हम 3rd सेमेस्टर में हैं। आगे आप क्या सोचे हैं? इसके आगे का सोचा है कि अभी 4 साल तक तो ये डिग्री लेने में ही चला जाएगा। उसके बाद का हम सोचे हैं कि नॉर्सेट क्रैक कर ले और फिर एक अच्छी खासी सरकारी हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स और एज अ नर्सिंग ऑफिसर वहाँ ज्वाइन करें। चलिए, बहुत बेहतरीन सोच। और अभी आपका 4 साल पढ़ाई में लग जाएगा, उसके बाद ही आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं ना? जी हाँ, 4 साल कंप्लीट होने के बाद आप ये नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसके आगे भी अगर पढ़ाई करना है तो एमएससी नर्सिंग के लिए भी एंट्रांस आता है, तो उसके एंट्रांस में भी अगर मुझे बैठने का मन हुआ, आगे पढ़ाई करने का मन हुआ, तो फिर मैं वो एग्ज़ाम दे के क्लियर करके पढ़ सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स का तो यही कहना है कि आप एमएससी कीजिए, काम डायरेक्ट बीएससी के बाद मत कीजिए, पढ़ाई करने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं काम। कैसा फील हो रहा है अभी डॉक्टर, मतलब एक इंटर पास बच्चों में कुछ अनुभव नहीं होता है? जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो कई तरह के जो है पेशेंट मिलते हैं, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वाला मामला हो या कोई बहुत ही दुर्बल जो देखने से काफ़ी डरावना लगता है, कहीं कटा छटा रहता है, और तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक कभी, मतलब आफ्टर 12th शायद ही आप कहीं इस तरह का आप देखे नहीं हैं। फर्स्ट टाइम आपने कैसे फेस किया इसको? फर्स्ट टाइम हमें तो ऐसे पोस्टिंग जो है वो जनरल वार्ड में और सर्जरी वार्ड में ही दी जाती है, तो वहाँ वैसे कुछ केस उतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं होता है। तो मतलब धीरे धीरे करके हैबिट हाँ, हो गई? धीरे धीरे करके वो आ जाता है कि नहीं, आप पहले तो अच्छे ही पेशेंट रहते हैं, मतलब अच्छे क्या, मतलब उतने ट्रॉमा देने वाला नहीं रहता है जो ऐसे जिनको मतलब ये भी है कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको स्टार्टिंग में ऐसे इतना भी क्रिटिकल पेशेंट नहीं दिया जाता है ताकि उससे देख के डर जाए, ही ना? हाँ बस यही। आप इंजेक्शन लगा लेते हैं? जी हाँ। नहीं लगता है कि इंजेक्शन का जो सुई होता है हड्डी में चला जाएगा? नहीं, इसके लिए पहले हम लोग को प्रॉपर टेक्निक हमारे कॉलेज में ही सिखाया जाता है। हमारा स्किल लैब होता है जहाँ पर हमें डमीज़ में सिखाया जाता है कि कहाँ किस तरीके से देना होता है। हमें इससे पहले हमारा बायोलॉजी यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें एनाटॉमी, फिजियो सब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ तक कि फार्मा भी हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, यानी कि हम जो भी मेडिकेशन करते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। यानी कि जो भी पेशेंट को आप दवाई दे रहे हैं उसका कहाँ असर पड़ेगा, क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितने देर में पड़ेगा, कितने देर में नहीं पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग हमारे कोर्सेज में सब डिटेलिंग तरीके मतलब से पूरा हमें सब पढ़ाया कुछ आप जाता लोगों को है। जानकारी है? सब कुछ जानकारी सिलाइन रहता चढ़ाएं? है। हाँ सिलाइन में नस में दिया जाता है। जी हाँ। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत हेल्दी होता है पेशेंट, उसमें उसका नस नहीं मिलता है, कई बार 5-6 बार इंजेक्ट करना पड़ता है, तो पेशेंट का क्या रिएक्शन होता है? पेशेंट का रिएक्शन ऐसे में ना काफ़ी इतनी बार उसको चुभा के, मतलब वो काफ़ी डर गया होता है कि नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, काफ़ी दर्द भी मतलब होता है? हाँ, दर्द भी होता है, गुस्सा भी आता है उनको बहुत, लेकिन हम ट्राई डर नहीं लगता है? पेशेंट हाथ उठा दिया तो? डर नहीं, डर नहीं लगता है, क्योंकि इतना काबू में रहते ही है पेशेंट कि वो कुछ ऐसा ना करे। अगर इस काबू के बाहर होता है तो हमारी सुरक्षा कर्मी टीम वहाँ पर तैनात रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट, डॉक्टर और नर्स जो होता है आपकी सेवा के लिए होते हैं। कुछ चीज़ ऐसा फेस करना होता है, कुछ जो थोड़ा सा जो काफ़ी दिनों से जो बीमार होते हैं उसका मेंटली भी इफेक्ट होता है, तो कुछ केसेस ऐसा होता है। तो आगे आपके इस उम्र के जो लोग, जो आपके जो क्लासमेट रहे हैं, सब तो नर्स में नहीं गए, सबको सब सिलेक्शन नहीं है, जो वर्तमान में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन साथियों को जो आपके साथ इंटर पास किए हैं, ठीक है ना, या आपके साथ जो लोग मैट्रिक पास किए हैं, जो लोग अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं या कुछ नॉर्मली कैजुअली पढ़ रहे हैं, प्लान डिग्री कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा है जो पढ़ाई को मतलब होल्ड कर दिए हैं, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप उन लोगों के साथ 2 साल आपने बिताया, 1 साल मैट्रिक बिताया, उन अपने साथी लोगों को क्या, अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लोग भी हो सकते देखेंगे आपको, क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे?
मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरी हम उम्र के हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस किसी भी स्ट्रीम को लेके पढ़ रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें। उसमें जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है, उसको फ़ील कीजिए और उसका एंट्रेंस दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस यही कहूँगी मैं। अभी आप संथाली समाज से आते हैं। संथाली समाज में देखते हैं कि हर दिन कहीं पर मार्केट लगता है, वहाँ पर आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग जो अनपढ़ अशिक्षित होते हैं, और लोग कई बार दारू पी के हंडिया पर के नशा करके अपना उसी जगह पर रहते हैं। ये एक अशिक्षा कारण हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे उसको मतलब इस चीज़ से हम लोग कैसे उसको सुधार कर सकते हैं? क्या आपको लगता है? आप एज ए नर्स बनने जा रहे हैं, ठीक है। एक नर्स का एक जिम्मेदारी भी बनता है कि उसको कैसे मतलब जो एक पेशेंट आया है उसको मेडिकल के साथ साथ उसका मेंटली भी ठीक करना है, मोटिवेट करना है। तो कैसे सबको ठीक किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है, यानी कि पढ़ाई से ही हो सकता है, जो कि हम बच्चे को करीब 5 से 6 साल की उम्र से देने लग जाते हैं। जी, तो ये मतलब आपको कहना है कि अगर उनके बच्चे अभी भी अगर शिक्षित हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ। तो ये बेहतरीन है। अभी जो लोग वो हो गया, अभी बहुत चला हुआ ये ट्रेंड में जो डीजे लांगड़े जैसा कुछ नाच गान का, यूथ का, खासकर आदिवासी यूथ का, जो लोग जनरल है बाहर से आए हैं यहाँ पर, वो लोग अपना फुल्ली मतलब समय को, अपने पेरेंट्स इतना एजुकेटेड है कि अपने बच्चों को पूरा मतलब एक पढ़ाई छोड़ करके भटकने नहीं देते हैं। और हम सभी के पेरेंट्स जो है उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ पैसा को पहचानते हैं और अपने नाम को साइन कर पाते, इतने पढ़े लिखे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग इस जगह तक आपने पहुंचा है। लेकिन वैसे जो स्टूडेंट हो या यूथ हो जो अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं नाच गान में, या कोई अपना पिताजी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उसका पैसा को खाली मतलब अननेसेसरी चीज़ों पर, अच्छा महंगे बाइक लेना या बहुत मॉडर्न कपड़ा लेना, बहुत महंगी, ये चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि यूथ है और यूथ एक सोसाइटी को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है यूथ का। तो वैसे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे यूथ को मैं एक ही संदेश दूंगी कि वो अपनी चीज़ में ठीक है कि आप जा रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना पढ़ाई को छोड़ के अगर वहाँ जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज आप एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के वहाँ पार्टिसिपेट करने चले गए हैं, तो ये गलत बात है। आप अपने पढ़ाई को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 4 साल के बाद आप कंप्लीट कर जाएंगे, एक मतलब पूरे नर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जिस क्षेत्र से आपने, जो सोसाइटी ने आपको एक नर्स बनाया, उस सोसाइटी के लिए आप क्या पे बैक टू सोसाइटी क्या देना चाहेंगे? आफ्टर मतलब नर्स बनने के बाद आप जिस जगह से आपने बड़े हुए हैं और एक सक्सेस पर्सन भी बन गए, उसको आप पे बैक टू सोसाइटी के तौर पर आप क्या देना चाहेंगे समाज को? क्या सोचें? मैं उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी कम उम्र में लोगों का, जो लड़कियों का शादी करा दिया जाता है। अंत में आप पूरे सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं बस सारे सोसाइटी को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ अशिक्षा है वहाँ शिक्षा की ओर ले जाए, और पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई का मौका दे, पढ़ाई करवाइए। वो नहीं अगर जाता है तो उसे भेजिए, क्योंकि आप ही उसे दीक्षा देंगे। और यही एक है कि जितने भी मेरे जैसे विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप जो कर रहे, इतिहास गवाह है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। चलिए, आप लोगों ने देखा कि बहुत ही बेहतरीन अपना शुरुआती से स्कूल दौर से एक रिम्स रांची तक का जो जर्नी का आपने सुना मनीषा के मुँह से। हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी इस तरह से मेहनत करे पूरे लगन के साथ, और एक टारगेट लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को एक सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
और हर स्टूडेंट्स को पूरे लगन के साथ प्रयास करना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चे अपना पढ़ाई में समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार पेरेंट्स कई उनके सारे ज़रूरत को पूरी करें, लेकिन बच्चे जो है अपना समय पूरे पढ़ाई में नहीं करें। इस चीज़ को भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और सही मात्रा में अगर हम लोग बच्चों को ध्यान दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और आने वाला जो अपना भविष्य होगा वो अपना साकार कर लेंगे। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जोहार।